नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत में दिव्यांगता को लेकर हमारी समझ और सोच कैसे बदल रही है। ये एक बहुत ही जरूरी विषय है, तो आइए इसे समझना शुरू करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। सवाल ये है कि दिव्यांगता को आखिर समझा कैसे जाए। देखिए, पहले क्या होता था, दिव्यांगता को एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह देखा जाता था, मतलब एक ऐसी निजी समस्या जिसे ठीक करने की जरूरत है। लेकिन अब ये सोच पूरी तरह बदल चुकी है। नई सोच ये कहती है कि असली समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि समाज में है, उन बाधाओं में है जो समाज ने खड़ी की हैं। वही बाधाएं किसी की स्थिति को दिव्यांगता में बदल देती हैं। और पता है, सोच में आया ये बड़ा बदलाव सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि यही भारत के मौजूदा कानूनी ढांचे की असली बुनियाद है। और इसी सामाजिक मॉडल को कानूनी शक्ल देता है हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये कानून साफ कहता है कि दिव्यांगता कोई लंबी चलने वाली शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक समस्या है जो जब समाज की बाधाओं से टकराती है तो व्यक्ति को समाज में पूरी तरह से हिस्सा लेने से रोकती है। लेकिन इस नए कानून से पहले तस्वीर काफी अलग थी। इसका दायरा बहुत बहुत ही ज्यादा सीमित था। पहले का जो कानून था वो सिर्फ 7 तरह की दिव्यांगताओं को ही मान्यता देता था, सिर्फ 7। और फिर आया 2016 का नया कानून, और इसने क्या किया? इसने इस लिस्ट को सीधा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया। सोचिए, 3 गुना ज्यादा। ये वाकई में मान्यता देने की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त कदम था। तो सवाल ये है कि कानून इन सभी कंडीशंस को कैसे देखता है। आइए इसके मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक्ट मोटे तौर पर दिव्यांगताओं को इन बड़ी कैटेगरीज में बांटता है, जैसे कि शारीरिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक और व्यवहार से जुड़े विकार और संवेदी दिव्यांगता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो पूरी 21 दिव्यांगताओं की लिस्ट, जिससे ये साफ हो जाएगा कि ये कानून असल में कितना व्यापक है। तो लिस्ट की शुरुआत होती है उन कंडीशन से जो सेंसरी और फिजिकल मूवमेंट से जुड़ी हैं, जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, जैसे अंधापन, कम दिखना, सुनने और बोलने से जुड़ी दिव्यांगता। साथ ही इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बौनापन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी स्थितियां भी शामिल हैं। अब लिस्ट का ये हिस्सा दिखाता है कि कानून का दायरा कितना बढ़ गया है। इसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स और लेप्रेसी से ठीक हुए लोगों को भी शामिल किया गया है। साथ ही सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस को भी जगह दी गई है। ये न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को दिखाता है। और आखिर में इस लिस्ट में पार्किंसंस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं। और इतना ही नहीं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स को भी शामिल किया गया है। ये वो कंडीशंस हैं जिन्हें पहले कानूनी तौर पर दिव्यांगता माना ही नहीं जाता था। तो ठीक है, लिस्ट तो देख लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 21 दिव्यांगताओं की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये वर्गीकरण सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। असल में यही वो बुनियाद है जो शिक्षा, रोजगार और समाज में बराबरी जैसे मौलिक अधिकारों को पक्का करती है। सबसे पहली बात, जब किसी दिव्यांगता को कानूनी मान्यता मिलती है तो ये तय हो जाता है कि छात्रों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन और सही सपोर्ट सिस्टम मिले। दूसरा, ये नौकरियों में आरक्षण के दरवाजे खोलता है और ये भी पक्का करता है कि काम करने की जगह पर उन्हें हर ज़रूरी सुविधा मिले। और आखिर में, और शायद सबसे ज़रूरी, ये कानूनी ढांचा समाज में सबकी बराबरी की भागीदारी और सम्मान को बढ़ावा देता है, ताकि किसी भी तरह का भेदभाव या कलंक खत्म हो सके। तो ये हमें वापस उसी मूल विचार पर ले आता है कि दिव्यांगता सिर्फ किसी की शारीरिक या मानसिक स्थिति नहीं है। असली दिव्यांगता तो समाज की बनाई वो बाधाएं हैं जो किसी को जिंदगी में पूरी तरह से भाग लेने से रोकती हैं। कानून तो बन गया और ये बहुत मजबूत भी है, पर ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक सच में समावेशी समाज बनाने के लिए सिर्फ कानून के अलावा और क्या-क्या करने की जरूरत है।